आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th की जीव विज्ञान की क्वेश्चन बैंक। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 1 जीव जगत में विविधता वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके ऑब्जेक्टिव हम पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 1 अंक के सभी क्वेश्चन आप उस वीडियो में देख सकते हैं और इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक के और 3 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। टोटल आपके ये 29 क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, प्लाज्मोगेमी व कैरियोगेमी में 2 अंतर लिखिए। तो केंद्रक संलयन को कैरियोगेमी कहते हैं और प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं, इसको हम कोशिका द्रव्य लयन भी कहते हैं। तो केंद्रक संलयन क्या होता है, 2 केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को केंद्रक संलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, केंद्रक संलयन कवक के लैंगिक प्रजनन में शामिल 3 प्रमुख चरण में से एक है। अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्यलयन या प्लाज्मोगेमी। 2 गतिहीन अचल या गति चल युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्म के संलयन की क्रिया को कोशिका द्रव्यलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोशिका द्रव्यलयन कवक के लैंगिक प्रजनन में शामिल पहला चरण है। इसके बाद केंद्रक संलयन होती है और अंतिम चरण युग्मन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अगला है RH विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगतों के नाम लिखिए। तो इन्होंने 5 जगत दिए थे RH विटेकर ने 1969 में। पहला जगत था मोरेरा। इस जगत में उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को शामिल किया है। प्रोटिस्टा, जिसमें इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं। पादप व जंतु बीज के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में शामिल है। अगला है कवक जगत, जिसमें कि परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले मृतोपजीव शामिल हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप जगत, इस जगत में उन्होंने शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधों को शामिल किया है। और जंतु जगत, इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रियन द्वारा मनुष्य में होने वाले 2 रोग का नाम लिखिए। तो मनुष्य में कुरु यानी क्रियूदेज-फेल्ड जेकिव रोग प्रियन्स के कारण होता है। यहाँ पे 2 रोग के नाम है, एक तो कुरु और दूसरा है क्रियूदेज-फेल्ड। नेक्स्ट है कि आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया जीवाणुओं का प्राचीनतम व आद्य समूह है, जिसकी उत्पत्ति करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के आद्य वातावरण में हुई। ये जीवित जीवाश्म विषम परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक उच्च ताप, उच्च दाब, अम्लीय pH, उच्च लवणता और अवायवीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अतः इन्हें असाधारण परिस्थिति का जीव कहा जाता है। जीवाणुओं में विखंडन की विधि का चित्र बनाइए। तो जीवाणुओं में विखंडन, जो जीवाणु होते हैं उनकी संरचना इस प्रकार से होती है। उनमें एक केंद्रक DNA ऐसा कुंडलित रूप में पड़ा रहता है और कोशिका द्रव्य रहता है। तो यहाँ पे एक सेल दी हुई है जीवाणु। तो क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक के सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 खाने योग्य मशरूम का नाम लिखिए। तो आयस्टर मशरूम, प्लेरोटस ऑस्ट्रेट, बेसिडोयोकार्प और बेसिडियोमाइसिटीज का फलकाय खाने में योग्य भाग है। अगला दिया हुआ है, प्रियॉन्स क्या है। तो प्रियॉन्स ये संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं। स्टेनलेस सिनर ने इनको प्रियॉन कहा है। इनको 1987 में प्रियॉन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रियॉन प्रोटीन का निर्माण लगभग 250 एमिनो अम्लों से होता है। इनका आकार सूक्ष्मतम विषाणु का 1/100वां भाग होता है। प्रियॉन प्रोटीन को कोडित करने वाला जीन मनुष्य के गुणसूत्र संख्या 20 पर पाया जाता है। प्रियॉन्स के महत्वपूर्ण लक्षण यह हैं कि विषाणु 90 डिग्री ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रियॉन्स इस ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। प्रियॉन्स की क्रियाशीलता यूरिया, फिनॉल आदि प्रोटीन को विकृत करने वाले पदार्थों से प्रभावित होती है। इसके बाद में DNA, RNA का पाचन करने वाले एंजाइम्स प्रियॉन्स को
प्रभावित नहीं करते हैं। अगला है सहजीविता को समझाइए। सहजीविता जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन या सहजीविता कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। सहजीविता के उदाहरण हैं लाइकेन तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनीकरण जीवाणु। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर लिखिए। तो हम मोनेरा और प्रोटिस्टा में 3 अंतर छोटे वाले जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला दिया है जीव कोशीय स्तर पर। तो मोनेरा एक कोशिकीय जीव है जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर संरचना है और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है, हालांकि यूकैरियोटिक सेलुलर संगठन के अधिकारी हैं। अन्य संगठन देखें तो सेलुलर अंग अनुपस्थित होते हैं और अच्छी तरह से परिभाषित के रूप में अच्छी तरह से झिल्ली बंधे सेलुलर मौजूद हैं। जटिलता मोनेरा संरचना में सरल है जिसमें कोई जटिलता नहीं है, लेकिन प्रोटिस्टा की संरचना जो है वो जटिल है। शामिल छोटे सूक्ष्म जीव हैं और इसमें जीव मोनेरा में बड़े जीव हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में अनुपस्थित है और प्रोटिस्टा में उपस्थित है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सेलुलर श्वसन क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। इसके बाद में सेल वाल, तो सेल की दीवार मौजूद है और प्रोटिस्टा में अच्छी तरह से कोशिका भित्ति विकसित है। नाभिक मोनेरा एक सच्चे नाभिक नहीं है और प्रोटिस्टा के पास स्वयं का नाभिक है जो परमाणु झिल्ली से घिरा रहता है। पोषण का तरीका यह ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉपिक हो सकता है और यह होलोजोइक या परजीवी या प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रारूपिक जीवाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एक प्रारूपिक जीवाणु का बहुत ही आसान तरीके से चित्र बनाने की टिप्स मिल जाएगी। आप ये वाला भी बना सकते हैं, ये भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेथेनोजन हेलोफिक आर्ची बैक्टीरिया को स्पष्ट कीजिए। तो मेथेनोजेंस क्या होते हैं? मेथेनोजेंस बड़ी मात्रा में मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए मेथेन गैस को सेल्यूलोसिक सामग्री पर अवायवीय रूप से विकसित होते हैं। सीवेज उपचार के दौरान अवायवीय कीचड़ में मेथेनोजेंस ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मवेशियों के रूमेन यानी कि पेट का एक हिस्सा होता है में भी पाए जाते हैं, जहां से मवेशियों को पोषण प्रदान होता है। इसके बाद हेलोबैक्टीरिया, तो हेलोबैक्टीरिया अत्यधिक खारी झीलों में पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी और मगदी झील में पाया जा सकता है। हेलोबैक्टीरिया को पानी के निकायों में प्रकाश पहचान करने वाले वर्णक बैक्टीरियों होडाप्सिन द्वारा पहचाना जा सकता है, जो न केवल रासायनिक ऊर्जा के साथ पुरातन प्रदान करता है बल्कि इसके लाल रंग को भी जोड़ता है। वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया है। हेलोबैक्टीरियम को प्रजातियां हेलोबैक्टीरियम क्यूटीरुबम, हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, हेलोबैक्टीरियम जिलेंटाइन्स। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया जीवाणु का प्राचीनतम व आद्य समूह है जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के आद्य वातावरण से हुई है। यह जीवित जीवाश्म विषम परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक उच्च ताप, उच्च दाब, अम्लीय पीएच, उच्च लवणता की अवायवीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें असाधारण परिस्थितियों का जीव भी कहा जाता है। अगला है स्वपोषी, विषमपोषी, मृतोपजीवी जीवों को परिभाषित कीजिए। तो स्वपोषी जीव कौन से होंगे? वे सजीव जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए वे प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। स्वयंपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे, नीलहरी शैवाल स्वयंपोषी के उदाहरण हैं। विषमपोषी या परपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। इन्हें हम परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी जंतु तथा कवक और कुछ जीवाणु तथा कुछ एक कोशिकीय जीव। मृतोपजीवी ग्रीक शब्द सेप्रो का अर्थ होता है सड़ा हुआ या मृत। वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े हुए अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। ये जीव मृत पादप की सड़ी गली पत्तियों, लकड़ी, मृत जीवों आदि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक व कई अन्य जीवाणु बैक्टीरिया मृतोपजीवी ही होते हैं। यह मृतोपजीवी जीव
मृत पदार्थों से प्राप्त जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। बाद में ये मृतोपजीवी इन सरल अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। अगला है आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं और प्राय सर्वत्र ही पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। बैक्टीरिया को उनके मूल आकार के अनुसार 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। गोलाकार जिनको कॉक्सी कहा गया है, रोड यानी कि वेसिली, सर्पिल यानी स्पिरेला, कॉमा यानी वाइब्रियोस या कार्क स्क्रू स्पेरो चेट। वे जोड़े जंजीरों या समूहों में एकल कोशिकाओं के रूप में भी मौजूद हो सकते हैं। बैक्टीरिया पृथ्वी पर हर आवास में पाए जाते हैं, मिट्टी, चट्टान, महासागर और यहाँ तक कि आर्किड बर्फ। अगला है अनिवार्य परजीवी व वैकल्पिक परजीवी से आप क्या समझते हैं। अनिवार्य परजीवी विषाणु जीवाणु से भी सूक्ष्म परंतु अनिवार्य परजीवी हैं। कुछ परजीवी मृत पौधों या मृत जंतुओं से खाद्य प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी अन्य जीवों से भक्षण कर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी पौधों के रसों या जंतुओं के रुधिर से खाद्य प्राप्त करते हैं। कुछ के पास ऐसा साधन होते हैं कि वे स्वयं पौधों या जंतुओं में छेद कर उनसे रस या रुधिर प्राप्त कर अपना निर्वाह करते हैं। वैकल्पिक परजीवी एक ऐसा परजीवी है जो परजीवी गतिविधि का सहारा ले सकता है लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए किसी भी मेजबान पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता। फैकल्टी परजीवीवाद के उदाहरण कवक की कई प्रजातियों में पाए जाते हैं जैसे कि जीनस आर्मेलिरिया के परिवार के सदस्य। अगला है आइसोगेमेस और एन आइसोगेमेस को स्पष्ट कीजिए। आइसोगेमस प्रजनन एक प्रकार का यौन प्रजनन है जिसमें निषेचन में शामिल दोनों युग्मकों की आकार की समान होती है। उन्हें नर या मादा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। आइसोगेमस प्रजनन के उदाहरण शैवाल, उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है। इन जीवों द्वारा अनेक युग्मक उत्पन्न होते हैं। अगला एन आइसोगेमस एनी आइसोगेमी यौन प्रजनन का एक प्रमुख रूप है जिसमें दो युग्मकों का मिलन या संलयन शामिल होता है जो आकार और या रूप में भिन्न होते हैं। युग्मन नर होता है, एक शुक्राणु कोशिका, जबकि बड़ा युग्मक मादा होता है। आमतौर पर एक अंडा कोशिका बहुकोशिकीय जीवों में अनिसोगेमी प्रमुख है। अगला है पेरामीशियम अमीबा व युग्लिना में चलन अंग का नाम लिखिए। तो पेरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। यह सीलिया के द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा की चलन क्रिया बड़ी रोचक है। इसके शरीर के कुछ अस्थायी प्रवर्ध निकलते हैं जिनको कूटपाद या नकली पैर फूट फीड्स भी कहते हैं। पहले चलन की दिशा में एक कूटपाद निकलता है, फिर उसी कूटपाद में धीरे धीरे सभी कोशारस बहकर समा जाता है। इसके बाद ही या साथ साथ नया कूटपाद बनने लगता है। युग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है। यह कशाविका की सहायता से गति करता है। मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। मोनेरा जगत के प्राणियों का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण लक्षण कि प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन अर्थात इनकी कोशिकाओं का संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का सीधा सरल संरचना वाला होता है। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है जो पॉलीसेकेराइड तथा अमीनो एसिड के मिलने से बनती है तथा प्राणी प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी तथा परपोषी रूप में पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के प्राणियों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इस कारण केंद्रक का सभी आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में ही बिखरी अवस्था में रहता है। मोनेरा जगत के सभी प्राणियों की कोशिका संरचना तथा संगठन सरल होता है तो कई प्रकार के अंगक उपस्थित होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रिक्तिका आदि अनुपस्थित रहते हैं। मोनेरा जगत के प्राणियों का सबसे प्रमुख लक्षण है कि इनमें एक स्पष्ट केंद्रक न पाए जाना। इसके साथ ही कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला है डाइनोफ्लैजिलेट के 3 लक्षण। डाइनोफ्लैजिलेट कोशिका वाले यूकेरियोट्स एक मोनोफिलेटिक समूह के जो फाइलम डिनोफ्लैजिलेटा एक गठन करता है और आमतौर पर शैवाल माना जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट ज़्यादातर समुद्री प्लवक है लेकिन वे मीठे पानी के आवासों में भी आम है। उनकी आबादी समुद्र की सतह के तापमान, लवणता और गहराई के साथ बदलती रहती है। अब पंख कवक के 3 लक्षण। अब पंख कवक मृतोपजीवी
मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों के भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह यानी कि प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। फाइजेरम पॉलीसिकेफेलम, जिसे बहुवर्षीय स्लाइम भी कहते हैं, एक अवपंक फफूंद है जो कि छायादार ठंडे नम स्थानों जैसे कि सड़ी गली पत्तियों, लट्ठों आदि में रहते हैं। इसके बाद है जीवाणु भोजिका नामांकित चित्र जो कि इसमें दिया हुआ है। अगला है TMV वायरस यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र बनाइए, जो कि यहाँ पे बहुत ईजी दिया हुआ है। अगला है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका लवक पाया जाता है, कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होते हैं, कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है और कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका कैसी होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, कोशिका में तारक काय उपस्थित होते हैं, कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, जंतु कोशिका में आकार लगभग वृत्ताकार होता है और जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? तो जो वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो यह स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है और प्रजनन करने में सक्षम होता है, किंतु जब ये बाह्य वातावरण में होता है तो ये क्रिया नहीं करता, उपापचयी क्रिया इसकी रुक जाती है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। बिटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण को लिखिए तथा प्रत्येक जगत के 2-2 लक्षण लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डबल रिपीट क्वेश्चन है। अगला है कि संतति एकांतरण से आप क्या समझते हैं? तो पीढ़ी एकांतरण या संतति एकांतरण। प्रत्येक सजीव के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियां होती है, अगुणित युग्मकोद्भिद व द्विगुणित बीजाणुभिद। ये दोनों पीढ़ियां एकांतरण क्रम में पादप में जीवन में आती है। इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। विभिन्न पादपों जातियों में निम्न जीवन चक्र पैटर्न पाए जाते हैं। पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती है। इसके कारण विभिन्न पादप काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप काय युग्मकोद्भिद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनाता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं और बीजाणुओं जो अगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति का पीढ़ी एकांतरण होता है। इसके बाद अगला है कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं? लाइकेन द्वारा स्पष्ट उदाहरण दीजिए। तो जो पौधे 2 या अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें हम सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन यापन कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। सहजीविता के 2 उदाहरण, एक तो लाइकेन है जिसमें शैवाल और कवक के बीच का पारस्परिक कल्याणकारक सहजीविता है। बहुत से कवक, वाज, चीड़ इत्यादि पेड़ों की जड़ों के साथ सहजीवी होकर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचलन के आधार पर प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में बांटा गया है? उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया। अमीबी प्रोटोजोआ, ये स्वच्छ जलीय या समुद्र जल में रहते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा। फिर है कशाविकी प्रोटोजोआ, इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अवस्था में परजीवी होते हैं, उदाहरण के लिए यूग्लिना। कवक प्रोटोजोआ, उदाहरण के लिए पेरामीशियम और स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन दिया है, जीवाणु द्वारा मनुष्य में फैलने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम। तो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियाइल मेनिंजाइटिस और निनेनविस टोबी न्यूमोनिया जो होता है वो, और टीबी भी इसी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर 2-3 ही पूछे गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा धुंधला है। अगला है परजीवी पौधों को उदाहरण सहित समझाइए। तो कुछ परजीवी पौधों
से या अन्य जीवों से अपने नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी मृत पौधों से सड़े गले खाद्य पदार्थ जंतुओं से खाद्य प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी अन्य जीवों के भक्षण द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी पौधों के रसों या जंतुओं के रुधिर से खाद्य प्राप्त करते हैं। परजीवी पौधा वह पौधा है जो अपने भोजन का पूरा या कुछ हिस्सा दूसरे पौधों या पोषक से प्राप्त करता है और मेजबान के लाभ से में योगदान किए बिना और कुछ मामलों में मेजबान को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। एक परजीवी पौधों की परिभाषित संरचनात्मक विशेषता होस्टियम है, एक विशेष अंग जो मेजबान में प्रवेश करता है और पौधों के बीच एक संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा निफेथस, डायोनिदा और यूटिकुलेरिया आदि कीटहारी पौधे हैं। तो इस तरह से हमारी इस वीडियो में हमने जीव जगत का वर्गीकरण कंप्लीट किया और अगली वीडियो में हम पादप जगत, वनस्पति जगत के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।